हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लूसेंट को तेज़ी से कर रहे हैं, उस क्रम में आज हम पॉलिटी के दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे, उससे आगे हम चलेंगे। तो मैंने संविधान सभा के बारे में आपको बताया था कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी भारत में। उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे बाद में? 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद। तो पिछली वाली क्लास में ये सब चीज़ें हो गई थी। आगे की क्लासों में आज हम देखेंगे कि संविधान सभा जो हमारी बनी थी, मैंने कल बताया था कि वो बहुत सारा काम जो संविधान सभा कर रहा था वो समितियों के माध्यम से कर रहा था। तो ढेर सारी समितियां बनी थी। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि समिति के कौन से अध्यक्ष थे। तो हम देखेंगे संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन कौन करता है? कोई अध्यक्ष ही तो होता है जो भी सभा होगी, क्योंकि यह संविधान सभा है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन कौन करेंगे? यानी संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद कर लेना है इसको। और प्रांतीय, यदि संघीय आ जाए तो जन नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति आ जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति मैंने कल ही बता दिया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संघ समिति, संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ भी संघ शब्द आ जाए वहाँ पर ज़्यादातर मामलों में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी मौलिक अधिकारों या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन थे, या मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसको यहाँ से काट के ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या लिखा है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बड़ा है, देख लीजिए इसको। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि राष्ट्र ध्वज की बात होगी या संचालन समिति या राष्ट्रध्वज हो या प्रक्रिया भी तो वहीं करेंगे। प्रक्रिया जो भी चलेगी संविधान सभा में, तो संचालन समिति, राष्ट्रध्वज समिति या प्रक्रिया समिति, इन सब के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय शब्द आ जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय शब्द आ जाए तो वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति आपको याद ही करना है, सबसे ज़्यादा यहीं पूछा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति, तो ये भी क्योंकि संघ आ गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार वाला आ जाए या अल्पसंख्यक मामले या जनजाति ये सब आ जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको आपको याद कर लेना था। इसी में कुछ चीज़ें और हैं छोटी सी, इसको भी देख लीजिए। तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5 उप समितियाँ हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और जो बहिष्कृत क्षेत्र है उसमें 2 हो गई हैं, तो 5 हो गई हैं कुल। तो मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों की उप समिति गोपीनाथ बोरदो लोई। छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा, तो कौन है? AV ठक्कर। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर यानी पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इस क्षेत्र के संविधान समितिकार नहीं बुलाया गया था, क्योंकि ये बाद में पाकिस्तान में हो गया था। तो 4 ही याद करना है आपको। मौलिक अधिकार उप समिति जब पूछेगा तो JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति पूछेगा तो HC मुखर्जी। उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र असम को छोड़कर तो गोपीनाथ बोरदोलोई। असम को जब ले लेगा उसके सिंचित क्षेत्र को खाली छोड़ के तो AV ठक्कर। तो इतनी चीज़ें आपको याद करनी थी। अब आज ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमने देखा था कि संविधान सभा में हम देखेंगे कुल
3 वाचन हुए हैं। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। और तीसरा जो वाचन हुआ वो 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ होकर 26 नवंबर यानी कि जिस दिन हमारा संविधान सभा को स्वीकार किया गया था उस दिन तक चला था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 284 सदस्य जब हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ये डेट पूछता है किस दिन स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा, तो इस डेट को। और कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 284। दिमाग में रखिए, हो सकता है कभी प्रश्न बन ही जाए। मैंने कल आपको बताया था कि मंत्रिमंडल जो हमारा बना था, तो वो मंत्रिमंडल जो था वो स्वतंत्रता के पहले का था। जब स्वतंत्र हो गया भारत तो उस समय जो मंत्रिमंडल बना वो 46 में था, ये 47 में है, जो पिछली वाली क्लास में हमने किया है। तो जब हमारा ये बना मंत्रिमंडल तो उस समय कौन क्या क्या बना, याद करने लायक है, पूछा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने, प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के वैज्ञानिक शोध, यानी राष्ट्रमंडल उसमें भी थे, विदेशी मामले उसमें भी थे, वैज्ञानिक शोध एक नया आ गया तो ये उसमें भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामलों के मंत्री, ये नया आया है। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने, उसमें भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जान मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री बने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर, वो विधि मंत्री बने। कौन से मंत्री बने, विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री, उसमें भी थे, इसमें भी है। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, उसमें भी थे, इसमें भी बने। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बदल गई, राजकुमारी अमृत कौर, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। CH भाभा, देखिए क्योंकि लुसेंट पूरा फैक्ट वाली किताब है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है और ये फैक्ट आपको तेज़ी से रिवाइज करना है, इस क्रम में मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं केवल पढ़ के निकल जा रहा हूँ, पढ़ना ही है क्योंकि ये फैक्ट है, आपको याद ही करना है इसको। 2-4 बार वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, याद हो जाएगा। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। उद्योग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय किसको मिला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाकी बहुत याद मत करिए, ऊपर के 4-5 याद करने का प्रयास करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में रियासतों के एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। सचिव को बने VP मेनन, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष बने और VP मेनन उसके सचिव बने। विभाग कौन सा था, रियासती विभाग। भारतीय रियासतों को जो है अपने देश में शामिल करने के लिए, जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी रियासतें थी, करीब 562 के आसपास रियासतें थी, उसको भारत में मिलाना था, तो ये काम सौंपा गया किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितने दिन चली, एक फैक्ट है, याद कर लेना है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ। प्रारूप पर, केवल प्रारूप की बात हो रही है, 114 दिन बहस चला और प्रारूप क्लियर हो गया कि हमारा संविधान किस रूप में लिखा जाएगा। और संविधान बनने में कुल कितने मूल्य लगे, ये अभी तक तो नहीं पूछा है कभी, ये वाला पूछा है डेट, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ये पूछा गया है ये। और ये फैक्ट अभी तक नहीं पूछा गया, देख लीजिए। 63,96,729 रुपये, 63,96,729 रुपये लगे कुल। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को, मैंने बताया कि स्वीकार किया गया था, संविधान सभा द्वारा उसको पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ये आपको याद कर लेना बिल्कुल। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया था। वर्तमान में क्या स्थिति है, तो 22 भाग वर्तमान में भी हैं, 395 अनुच्छेद वर्तमान में भी हैं, अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं 4 ठो, तो 12 अनुसूचियाँ हो गई वर्तमान में। तो आपको उस समय का और वर्तमान का दोनों याद कर लेना है। आगे हम देखें संविधान के कुल अनुच्छेदों में, जो हमारा संविधान जब लागू किया गया तो कुल 15 अनुच्छेदों को जब संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को,
तो 15 अनुच्छेदों को तुरंत ही लागू कर दिया गया था। बाकी को जब हमारा संविधान लागू हुआ उस डेट को, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, और उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो जब स्वीकार किया गया था उसी समय 15 अनुच्छेद को उसी समय लागू कर दिया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो कौन कौन से अनुच्छेद है, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये सब कोर्ट के मामले आते हैं, 66, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये अनुच्छेद उसी समय लागू कर दिए गए थे जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछा गया है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के 2 दिन पहले आखिरी बैठक हुई थी। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति हमारा संविधान लागू होने के पहले ही हमारे राष्ट्रपति को चुन लिया गया 2 दिन पहले, जब आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा और जब तक नई संसद बन नहीं जाएगी, यानी संसद भवन जब तक बन के तैयार नहीं हो गया, तब तक संविधान सभा ही हमारे यहाँ संसद के रूप में कार्य करता रहा, अंतरिम संसद के रूप में, ये कह रहा है ये। तो संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, इसने मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कराया, क्योंकि उसी समय संसद का काम यही कर रहा था और एक काम संसद का है, तो संसद के रूप में क्योंकि संविधान सभा ही कार्य कर रही थी, तो राष्ट्रमंडल में भारत को शामिल कराने की सदस्यता किसने दिलवाई, वहीं संविधान सभा ने। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। एक डेट पूछता है, 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया, अपनाया गया उसको। इसने 24 जनवरी 1950 को जब आखिरी बैठक हुई थी, उस समय राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, जबकि ध्वज को पहले ही यानी 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकार कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, ये मैंने बता दिया। यानी कि जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई तो उसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और जब राष्ट्रध्वज की बात आ जाएगी तो 22 जुलाई 1947, याद रखिए ये डेट महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी, यानी 26 जुलाई 1947 को संविधान सभा बन गया किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, तो हमारे महत्व की नहीं है। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक रूप में, यानी मुहर जो लगता था ना, जो सील लगती है, वो कौन सा पशु था का सील पे कौन सी पशु छपे होते थे, यानी जो मुहर लगता था वो उस पर कौन सा पशु था, तो हाथी। ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद, और पूछा जाने की संभावना भी है, तो इसको आप देख लीजिए। आगे हम देखते हैं तो मूल संस्करण जो संविधान का बना गया था वो सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा, इन लोगों ने उस पर सजावट का काम किया था। सजावट और सौंदर्यीकरण जो हमारा संविधान सभा, क्योंकि उस समय तो छपने वाली मशीनें थी नहीं, तो हाथ से लिखा गया था, तो उसमें सौंदर्य, उसको सजाने और सौंदर्य ने उसको और सुंदर बनाने का काम किसने किया, शांति निकेतन के कलाकारों ने। कौन कौन थे? नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा। थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कभी पूछ दे तो देखे रहेंगे तो आएगा दिमाग में। संविधान सभा के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। नंदलाल बोस द्वारा उसको सुंदर ढंग से, नंदलाल बोस ने इसको भी, मूल संस्करण जो लिखा गया था उसको भी, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा गया था, हिंदी में किसने लिखा, हिंदी में लिखा बसंत कृष्ण वैद्य ने, तो याद करने वाली बात है। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, कभी पूछे दे तो अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। बातें हम भारत के संविधान के अंदर अब प्रवेश करते हैं हम।
तो सबसे पहले हम देखते हैं किस कोई भी किताब हम जब खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या छपा होता है, उद्देशिका या प्रस्तावना। तो वैसे ही हमारा संविधान भी लिखा गया है। तो संविधान लिखने का उद्देश्य क्या था, क्या है और प्रस्तावना क्या है, इस बात को सबसे पहले लिखा गया। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प जो हमने बताया था कि कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, इसको स्वीकार कर लिया गया था, इसको पास कर दिया गया था। तो उसी को जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान के उद्देशिका में शामिल कर लिया गया और 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। तो उसको हम आगे देखेंगे अभी कौन कौन से परिवर्तन किए गए। एक बार जो हमारा उद्देशिका है उसको पढ़ेंगे हम। उद्देशिका जो है एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। तो उद्देशिका हमारा क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा। पूछेगा आपसे इन शब्दों का मतलब, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोग, ये सब शब्द है ना, इनका मतलब पूछ देगा। या पूछेगा कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की, 1 2 3 4 और 5। कितने प्रकार की समता की बात की गई, तो 2 समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 समता की बात की गई है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसका डेट पूछता है, तो याद कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे वो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो उसको आपको दिमाग में रखना है, आगे हम बताएंगे जब 42वां संशोधन अभी देखेंगे आगे। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है जबकि जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यानी जो हमारी भाषा है हम भारत के लोग, तो ये जो भाषा है कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जबकि जो प्रस्तावना लिखने का विचार आया वो कहाँ किसके संविधान से, क्योंकि प्रस्तावना लिखा गया था अमेरिका के संविधान में, तो अमेरिका के संविधान से हमको ये विचार आया। तो दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। प्रस्तावना की मुख्य बातें देख लेते हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को। अगला है प्रस्तावना संविधान के आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है। ये अभी इसको हम आगे देखेंगे क्योंकि ढेर सारा विवाद हुआ था, इसमें कोर्ट में मामला गया था, तो हम देखेंगे कि ये वर्तमान में भाग है कि नहीं है। प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्तियों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, समस्त शक्तियों का स्रोत या केंद्र बिंदु किसको माना गया है, तो भारत के लोगों को। क्योंकि संविधान का प्रस्तावना शुरू किससे हो रहा है, हम भारत के लोग, याद आया। तो यानी शक्ति किस में केंद्रित है, भारत के लोगों में। तो इसी को ये समझा रहा है अगला पॉइंट। आगे हम देखते हैं प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये किस मामले में आया था, मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल मामला जो हुआ था 1957 में सुप्रीम कोर्ट में। उस समय ये मामला एक क्लियर किया गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, यानी कि यदि सरकार या कोई अन्य नागरिक, चाहे सरकार या कोई अन्य नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो प्रस्तावना को बचाने के लिए यानी प्रस्तावना की रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। मतलब ये है कि कोई भी प्रस्तावना के में लिखी बातों को यदि नहीं मान रहा है तो हम कोर्ट में इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, ये है। अब हम देखते हैं कि किस वाद में क्या हुआ, किसमें संविधान
जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग माना गया और किसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। तो पहला केस हुआ था बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। बेरूबाड़ी वर्सेस बेरूबाड़ी यूनियनवाद जो 1960 में हुआ था, ये सन भी आपको याद होना चाहिए, केस भी आपको याद होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जहाँ पे हमारा संविधान की भाषा संदिग्ध होगी, नहीं समझ में आएगा, उसको हम प्रस्तावना से समझने का प्रयास करेंगे, ये कह रहा है। और बेरूबाड़ी वाद में, इसी वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी बेरूबाड़ी केस में कहा गया संविधान का ये भाग ही नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता। जबकि 1973 में फिर सर्वोच्च न्यायालय में एक और मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत चर्चित मामला है, आप लोग जानते होंगे। इसी में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग शायद जानते होंगे, आगे लिखा हुआ है, देख ही लेते हैं। तो 1973 में जो मामला हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती वहाँ के एक मठाधीश थे, उनकी ज़मीन को सरकार ले रही थी तो वो चले गए थे कोर्ट में, तो उस वही मामला हुआ था केरल में। 1973 में ये मामला हुआ था। इसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावना संविधान का अंग, मान लिया उसको कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है और क्योंकि ये संविधान का अंग है तो संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, तो इसमें भी कर सकती है। इसी के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा, जिसको हम कहते हैं थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत तथा प्रस्तावना को मूल ढांचा माना गया, यानी प्रस्तावना को भी मूल ढांचा ही माना गया, उसमें ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका मूल विचार ही परिवर्तित हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं कि संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव संशोधन कर सकते हैं जिससे मूल ढांचा का विस्तार मजबूतीकरण होता है, यानी पॉजिटिव में संशोधन किया जा सकता है, नेगेटिव में नहीं किया जा सकता। यही है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ये इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें ढेर सारा संविधान संशोधन किया गया था। आगे हम देखते जाएंगे कि क्या क्या बदला था 42वें संविधान संशोधन में। तो 1976 में इसमें मूल जो प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता तथा राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की एकता तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द को इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसको याद रखिए, 1976 के पहले ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में जुड़े हैं 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मैंने बता ही दिया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये मैंने जब संविधान प्रस्तावना मैंने पढ़ा था तो उसी में आपको बता दिया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। क्वेश्चन पूछा जाता है, यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। कठोर का मतलब कि कुछ ऐसे इसके प्रावधान है जिसमें संशोधन करना थोड़ा कठिन है और कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें संशोधन करना बहुत आसान है। और आगे बढ़ते हैं हम। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लिखित संविधान की अवधारणा, क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान की अवधारणा ली कहाँ से गई, सबसे पहले कहाँ से उपजी, तो फ्रांस से। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जो हमारे प्रस्तावना में लिखी गई है, ये भी कहाँ से प्रेरित है, तो फ्रांस से। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है। भारत के संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है और भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव है। जैसा कि मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था कि लगभग 70% चीज़ें यहीं से ली गई हैं।
भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारत में राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत को कैसा कहा गया है? अनुच्छेद पहले में ही बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये शब्द लिखा गया है। तो संघीय शासन यहाँ पे बात नहीं की गई है, राज्यों का संघ कहा गया है। अब जब हमारा संविधान बन रहा था तो बहुत सारे देशों के संविधान से हमने बहुत सारी चीज़ें ली, तो इसको देख लेना है। क्वेश्चन पूछता है कि क्या चीज़ कहाँ से लिया गया है। तो जैसा कि हमने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका से, हम देखेंगे कि क्या क्या लिया गया है। तो प्रस्तावना मैंने पीछे ही देख लिया हम लोग। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों को समान संरक्षण की अवधारणा, ये सब कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से। तो आपको याद करना है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, सब कहाँ से ली गई? अमेरिका से। तो इसको आपको याद करना है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली ली गई। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो हम एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया? इंग्लैंड से। अमेरिका में तो दोहरी है, इंग्लैंड से लिया, क्योंकि इंग्लैंड यूनियन ही है। इंग्लैंड जो है वहाँ पे राज्यों वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्योंकि वहाँ एक ही है तो एकल नागरिकता चलती है। हमारे यहाँ तो राज्य भी हैं और केंद्र भी है, लेकिन हमारे यहाँ नागरिकता केवल भारत की चलती है, राज्यों की नहीं चलती। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून बनाने की प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था जब हमने लिया है कहाँ से? इंग्लैंड से। तो विधि बनाने की प्रक्रिया भी हमने वहीं से लेंगे और विधि का शासन भी हमने वहीं से लिया। संसद संबंधी जितने भी मामले हैं सब हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक व्यवस्था या कानून के समक्ष समानता, सब हमने कहाँ से लिया? द्विसदनात्मक, यानी कि राज्यसभा लोकसभा हमारे यहाँ है ना, वही उसी को द्विसदनात्मक। तो यानी संसद संबंधी जितने मामले हमने ब्रिटेन से लिया है, चाहे वो संसदीय शासन प्रणाली हो, चाहे विधि का शासन हो, या विधि का निर्माण की प्रक्रिया हो, या संसदीय विशेषाधिकार हो, मंत्रिमंडल प्रणाली हो, द्विसदनात्मक व्यवस्था हो, सब हमने कहाँ से लिया? इंग्लैंड से। आयरलैंड से हमने क्या लिया? एक कई बार पूछा गया है। नीति निषेध सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई। राष्ट्रपति के यहाँ पे क्या है? को निर्वाचित करने की प्रक्रिया और महाभियोग की प्रक्रिया। यहाँ पे क्या है कि कौन राष्ट्रपति को चुनेगा, उसको कहते हैं निर्वाचक मंडल। ये कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि से 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। तो ये मनोनयन की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। जब एक बार आप पढ़े रहेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा। हमने अभी देखा था प्रस्तावना जब पढ़ रहे थे। जो हमारे यहाँ सूचियाँ हैं, अभी आगे पढ़ेंगे भी, तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया? केंद्र व राज्य के बीच संबंधों की बात करें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करें, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। और व्यापार, वाणिज्य, समागम एवं स्वतंत्रता की बात करें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें ऑस्ट्रेलिया से क्या है? आपकी प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र राज्य में कैसे संबंध होगा, कैसे शक्तियों का विभाजन होगा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और संयुक्त बैठक, दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है अनुच्छेद 108 के तहत, वो बैठक की बात की गई है। कहाँ से लिया गया? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रबंध लिए हैं, यानी आपातकाल की व्यवस्था हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से। एक ही याद करना है, जर्मनी से। कनाडा से हमने क्या लिया? संघीय संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रखना, ये हमने कहाँ से लिया है? संघीय व्यवस्था से जितने संबंध में आ रहे हैं, जैसे संघात्मक विशेषताएं होंगी, राज्यपालों की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, परामर्श न्यायालय निर्णय, सब कहाँ से लिया गया? कनाडा से। ज़्यादा महत्वपूर्ण है संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली।
ठीक। और राज्यसभा में निर्वाचन तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी से हमने लिया था आपातकाल। आगे देखते हैं, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे? अमेरिका से। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य सीखा है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया सब हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया है। फ्रांस में हमने क्या फ्रांस से लिया? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये सब आदर्श हमने कहाँ से लिए? तो फ्रांस से लिए हैं। पीछे हमने इसको भी देखा है अभी थोड़ी देर पहले। अब देखते हैं हम, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान सभा के 395 अनुच्छेद में 250 अनुच्छेद 1935 के से लिए गए हैं। फिर भी उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन कर लिया गया, यानी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ 250 अनुच्छेद हमने कहाँ से ले लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जैसा कि मैंने बताया कि भारत के संविधान में शुरू में 8 अनुसूचियाँ थी जब लागू हुआ था। बाद में क्या किया गया? 4 और जोड़ दिए गए, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो प्रथम अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछता है कि इस अनुसूची में क्या बात है, तो याद करने वाली बात है, आपको याद करना है। प्रथम अनुसूची में संघ राज्यों की बात की गई है। भारतीय संघ के घटक राज्यों और उसके संघ शासित प्रदेशों, जो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसकी बात की गई है अनुच्छेद 1 में। द्वितीय अनुसूची में क्या कहा गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सब ये सब हैं, उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। वेतन, भत्ते और पेंशन। दूसरे में कहा गया है। तीसरे में क्या कहा गया है? तीसरे में विभिन्न पदाधिकारियों, जो ऊपर हमने देखा, उनके पद ग्रहण के लिए जो शपथ की प्रक्रिया है ना, उसकी बात की गई है। तो पहले वाले में संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है, दूसरे में वेतन, भत्ते, जो विभिन्न प्रकार के पद हैं उनके, और उन्हीं पदों की शपथ की बात की गई है 3 में। चौथी अनुसूची में संघीय क्षेत्रों, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में सहभागिता की बात की गई है चौथी में। 5वीं में क्या कहा गया है कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन के नियंत्रण के बारे में कहा गया है। जो एसटी वाले क्षेत्र हैं, एससी और एसटी वाले क्षेत्र, उसमें प्रशासन और नियंत्रण की बात अनुसूची 5 में कही गई है। इसमें क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के 5वीं अनुसूची है, और जो 6वीं है वो इन चारों राज्यों के लिए है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित है। तो याद रखना है 5वीं 6वीं में अंतर क्या है कि 5वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ने की बात की गई है। 7वीं अनुसूची हमने बताया कि संघ राज्य क्षेत्रों में शक्तियों के बंटवारे की बात करता है। संघ राज्य क्षेत्रों में शक्तियों के बंटवारे की बात करता है। इसमें 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जैसा कि हमने पिछले वाले क्लास में, कल वाले क्लास में भी देखा था, फिर से हम देख लेते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही उठाया गया है इसको। संघ सूची का मतलब है कि इस पर संघ यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो वर्तमान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। ये आपको याद रखना है। क्या क्या मामले इसमें आएंगे? देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सब केंद्र के विषय हैं। कभी कभी एग्जाम्पल देके पूछ लेता है कि इस विषय में आएंगे। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब इस पे कानून राज्य सरकार बनाएगी। राष्ट्रीय हित से संबंधित यदि कोई मामला है तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय यानी ज़्यादातर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। यदि कोई राष्ट्रीय हित का मामला आ जाता है तब केंद्र सरकार बनाएगी, और इसका इसके लिए अनुमति कौन देगा? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि भी होते हैं। तो इसलिए संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं, 5 कम कर लिए गए हैं।
इसमें 97 थे, वर्तमान में 100 हैं। इसमें 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। राज्य सूची में कौन कौन से विषय आएंगे तो देख लीजिए, शांति व्यवस्था स्थापित करना, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग, ये सब आ जाते हैं। एक और अनुसूची है, तीसरा है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय केंद्र व राज्य के दोनों सरकारों को कानून बनाने की अनुमति देता है, परंतु कानून के विषय में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यानी दोनों, यदि कोई किसी विषय पे दोनों राज्य और केंद्र दोनों कानून बना लेते हैं, विवाद हो जाता है, तो केंद्र के कानून को वरीयता दी जाएगी, यानी उसको माना जाएगा। यही बात कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। यानी राज्य सरकार का जो कानून बनाया गया है किसी विषय पे, समवर्ती सूची के किसी विषय पे, उसी विषय पे यदि केंद्र सरकार कानून बना लेता है तो राज्य सरकार का कानून अपने आप समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। यानी जो 5 विषय इसमें कम किए गए हैं, वो 5 विषय इसमें आके बढ़ गए हैं। कौन कौन से हैं? दीवानी फौजदारी का मामला है, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तलाक समवर्ती सूची में आता है, याद रखिए। दीवानी फौजदारी, विवाह तलाक, शिक्षा समवर्ती सूची का है, पूछा गया है कई बार। आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन भी पूछा है। तो वन हो गया, शिक्षा हो गया, विवाह तलाक के मामले हो गए, फौजदारी दीवानी मामले हो गए, आर्थिक नियोजन की बात हो गई, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक, ये सब, श्रमिक संघ, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में हम देखते हैं कि क्या कही गई है। भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। और जो 22 भाषाएं हैं, शुरू में ये भाषाएं कितनी थी? मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो कितनी हो गई? तो टोटल इस समय वर्तमान में 22 हैं। वर्तमान में 22 हैं, शुरू में 14 थी, ये याद रखना है आपको। तो पहली बार जब जोड़ा गया 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 92 में 3 को जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें 4 जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 बदमाश करके ऐसे याद करते हैं इसको। BDMS, BDMS, इसको याद करने का ट्रिक है। 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। 2003 इसमें जो हुआ था उसमें बदमाश जैसे भी याद कर लीजिए इसको, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 4 जोड़े गए। तो 4, 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसमें 3 जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 4, 3, 7। और 21वें संविधान संशोधन सिंधी, यानी सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया और आखिरी में जोड़े जाने वाली भाषा कौन सी है? संथाली। तो इस तरीके से कुल 22 भाषाएं इस समय वर्तमान में है। 9वीं अनुसूची जो संविधान सभा में जोड़ी गई, तो सबसे पहले तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन, पहला जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि 8 ही थी वर्तमान मूल संविधान में। मूल संविधान में कितनी थी जब संविधान लागू हुआ था? तो 8 थी। उसी को मूल संविधान कहते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो संविधान था उसी को मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी। हमने बताया कि 4 जोड़ी गई थी। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो वर्तमान में 284 अधिनियम इसमें है। यानी 9वीं अनुसूची में जिन भी कानून को डाल दिया जाएगा उसमें उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे उस समय की परिस्थिति में। वर्तमान में जा सकते हैं। केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी ऐसे मामले हैं उसमें जाया जा सकता है। अब तक मान्यता थी कि संविधान में 9वीं सूची में सम्मिलित कानूनों की समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 को जो संविधान पीठ का निर्णय हुआ, यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून का आधार
को चुनौती दिया जा सकता है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है, यानी वर्तमान में जाया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ था तब जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित कानून है, यानी कि जो मंत्री नेता दल बदल लेते हैं ना, उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया था। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार कि दल बदल किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 52वां 1985 में। कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। सब पूछा गया है, क्योंकि ये बाद में जुड़ा है तो महत्वपूर्ण है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया इसको। इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। 29 विषय हैं कुल इसमें, यानी गांव में जो ग्राम सभा के गठन की बात की गई है एक किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा गांव में बात की गई है। और 74वें द्वारा 12वीं जोड़ी गई, ये शहरों में की बात करता है, सेम डेट है। इसमें कुल 18 विषय हैं। शहरी प्रशासन, स्थानीय स्वशासन की बात करता है ये 12वीं अनुसूची, तो ये आपको याद करना है। अब हम देखते हैं इसमें संविधान के विभिन्न भाग। तो ये भाग से भी क्वेश्चन पूछता है किस भाग में क्या बात की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं संविधान में कितने भाग हैं? 22। आप लोग जानते ही हैं संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात किस में की गई है? भाग 1 में। अनुच्छेद आप मत याद करिए, ज़्यादा कठिन हो जाएगा। शुरू के 4-5 देख ही लेते हैं। अच्छा, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 4। दूसरे भाग में नागरिकता की बात की गई है, अनुच्छेद 5 से 11। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार की बात की गई है, 12 से 35 अनुच्छेद। नीति निषेध तत्वों की बात की गई अनुच्छेद भाग 4 में, और 36 से 51 तक अनुच्छेद है इसमें। 4 क, ये 4 में ही जोड़ा जाता है, जो क ख लगता है तो ये 4 में ही आएगा, क्योंकि 4 है, 4 क है, तो 51 क इसमें अनुच्छेद है। इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। अनुच्छेद 5 में संघ की बात की गई है, 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक। अनुच्छेद 6 में राज्यों की बात की गई है, 152 से अनुच्छेद 237 तक। 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, तो उस समय निषेधित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। उस समय भाग क ख इस तरीके के राज्य होते थे, वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो ये इस समय समाप्त कर दिया गया। निषेधित लिखा है, इसका मतलब नहीं है इस समय। संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है भाग 8 में, 239 से लेकर 242 तक। पंचायतों की बात की गई है भाग 9 में, 243 और 243 से क से लेकर 243 औड़ तक। 9 क में नगर पालिकाओं की बात की गई, यानी नगरों में स्थानीय स्वशासन की बात की गई है भाग 9 में। 9 क में यानी 9 ए में, यानी 9 में ग्रामीणों की बात की गई, ग्राम में स्थानीय स्वशासन की बात की गई है 9 में। 9 क में क्या किया है? नगर पालिकाओं यानी शहरी स्वशासन की बात की गई है। ये वाले जो अनुच्छेद हैं इसको आप जाके अलग से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है किस अनुच्छेद में क्या क्या है, आगे हम देखेंगे भी। 9 ख में क्या क्या है? सहकारी समितियों की बात की गई है। 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है। 11 में संघ और राज्यों के बीच। ये जो शुरू के 9 है ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है वहीं आपको बता देता हूँ जो पूछा गया है अभी तक। तो संघ राज्यों के अधीन सेवाओं की बात अनुच्छेद 308 से 323 के में 14 भाग किसमें है? 14 में। अधिकरण 14 क में पूछा गया है, अधिकरण 14 क में अनुच्छेद 323 क और 323 ख अधिकरणों की बात की गई है। निर्वाचन, हमारे यहाँ निर्वाचन की बात किस भाग में है? तो भाग 15 में, 324 से लेकर 329 तक। 324 से लेकर 329 तक ये बात की गई है। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। 17 में राजभाषा की बात की गई है, जो हमने देखा था अनुसूची 8 में है। आपात उपबंध पूछा गया है, भाग 18 में है। 352 से 360 ये अनुच्छेद भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद संविधान संशोधन की बात अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है भाग 20 में। तो ये महत्वपूर्ण है जिसमें मैं टिक कर दे रहा हूँ, आपको इसको याद ही कर लेना है। आपात उपबंध हो गया
17 में राजभाषा हो गया, 18 में आपात उपबंध हो गया, 20 में संविधान संशोधन हो गया, निर्वाचन 15 में, अधिकरण 14 में राज्य एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ये यहाँ तक याद होना चाहिए और ऊपर से 9 ख तक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए इसको, तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं देशी रियासतों का। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुछ देशी रियासत थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्हीं को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती मंत्रालय बनाया गया था, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह वहाँ कराया गया क्योंकि वहाँ शासक मुस्लिम था और जो जनता थी वो बहुमत में हिंदू थे, तो वहाँ जनमत करा लिया गया। क्योंकि हिंदू थे तो वो भारत में मिलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जनमत में निर्णय लिया कि हम भारत में मिलेंगे, तो वहाँ जूनागढ़ को जनमत के आधार पर मिलाया गया। हैदराबाद में क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा थे तो हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहता था, तो वहाँ पे क्या करना पड़ा? पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, वहाँ पे सेना उतारना पड़ा। और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के हस्ताक्षर के आधार पे, यानी 3 जो क्षेत्र थे उन नहीं मिल रहे थे भारत में, तो जूनागढ़ में चुनाव करा लिया गया, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई कर ली गई और जम्मू कश्मीर में क्या कर लिया गया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में इसको मिला लिया गया। बाकी सब तो बातचीत के ही माध्यम से मिल गए थे आराम से। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन का महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये कह रहा है। अब आगे हम देखते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत में जो भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय करके एक ही बना दिया गया है। उसकी राजधानी कौन है? दमन है वर्तमान में। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। उसके राज्य क्षेत्र होंगे, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में होंगे। पहला अनुसूची में भी महत्वपूर्ण बात यही है, बहुत याद करने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे हम। राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो राज्यों के पुनर्गठन की उचित व्यवस्था की जांच करने के लिए समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के एस.के. धर की अध्यक्षता में, संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक समिति बनाई। एस.के. धर यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो उस समय न्यायाधीश थे, रिटायर न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में, एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया, उस जांच करने के लिए कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए कि न किया जाए। क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए बहुत सारा विरोध हो रहा था, बहुत सारे राज्यों से मांग हो रही थी। उसमें आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ज़्यादा मांग हो रहा था, तो उसी को देखने के लिए, जांच करने के लिए एक टीम बनाई गई, एक समिति बनाई गई एस.के. धर की अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष वही थे उस समय। तो धर आयोग के निर्णयों को परीक्षा करने के पश्चात कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की समिति का गठन किया। यानी धर आयोग ने जो निर्णय दिया उसकी जांच करने के लिए कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में एक समिति उन्होंने भी बना दी। इस जो समिति बनी उसने राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। नेहरू पटेल को जेबीपी समिति कहते हैं। समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में, जो वर्तमान का आंध्र प्रदेश है ना, वो पहले मद्रास का ही हिस्सा हुआ करता था, तो इसके जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे वहाँ पे एक व्यक्ति था पोट्टी सी रामुल्लू, उसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया और पोट्टी सी रामुल्लू आमरण अनशन पे बैठ गया। और आमरण अनशन के 58 दिन के बाद उसकी 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई, यानी भूखा प्यासा बैठा था और मृत्यु हो गई। तो ये आंदोलन क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। अब जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनकी मृत्यु के बाद, रामुल्लू जी की मृत्यु के बाद, प्रधानमंत्री नेहरू ने
तेलुगु भाषी राज्यों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन थी, ये भी पूछा गया है, कुर्नूल थी। वर्तमान में इसकी राजधानी कौन है, अमरावती है, लेकिन उस समय कौन थी, कुर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली ने फिर से एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया फजल अली की अध्यक्षता में। इसके अन्य सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पार्डीकर। इन्होंने क्या किया, राज्य पुनर्गठन जुलाई 1956 में पास किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1953 में गठन हुआ था, पास हो गया कब, 1956 में। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर, कोरिकल को भारत को सौंप के चले गए थे फ्रांसीसी। तो 28 मई 1956 ईस्वी को संधि हो गया फ्रांस और भारत के बीच। इसके बाद इन सभी को मिलाकर एक नया राज्य क्षेत्र बनाया गया, संघ राज्य क्षेत्र, जिसको बोलते हैं पांडिचेरी। वर्तमान में पुदुचेरी बोलते हैं इसको। तो पुदुचेरी जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये 3 राज्यों में है, केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। केरल में एक मिनट, थोड़ा सा समस्या हुई है एक फ़ोन आने के कारण। एक मिनट, इसको मैं क्या कर देता हूँ, फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मैं बता रहा था आपको कि जो पुदुचेरी है वो 3 राज्यों में फैली हुई है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में। माहे है केरल में, तमिलनाडु में है पुदुचेरी और कराईकल, यनम है आंध्र प्रदेश में। इसके 4 क्षेत्र हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैंने बता दिया, नाम आया तो। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन दीव को मुक्त करा के पुर्तगालियों से अपने में मिला लिया 1961 को। तो गोवा एक अन्य राज्य बन गया और दमन दीव क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषदें, 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री, ये सब इसके परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये 5 जो बनाए गए, बाद में एक और जोड़ दिया गया 6। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसमें कौन आते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर के क्षेत्र आ जाते हैं। मध्य में कौन आ जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड भी आ जाता है इसी में, इसको ध्यान रखना है। पूर्वी में कौन सा आ जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यानी पूर्वोत्तर के राज्य। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। पश्चिम क्षेत्रीय में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, नागर हवेली, ये सब आ जाएंगे। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये सब आ जाएंगे। पूर्वोत्तर परिषद का गठन जो है वो कब किया गया, पूर्वोत्तर परिषद का गठन संसद द्वारा 1971 में किया गया। 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया था ये पूर्वोत्तर परिषद। इसमें 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बन गया। 7 कौन थे, 7 वही हैं, 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम को 1994 में जोड़ा गया था। तो वर्तमान में पूर्वोत्तर परिषद में कितने हैं, तो 8 हैं। अब हम देखते हैं भारत में नागरिकता की बात कर लेते हैं। तो भारत में नागरिकता की हम जब बात करेंगे तो भारत में नागरिकता हमने पढ़ा भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो ये तो पढ़ ही लिया है ऊपर। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी हमने पढ़ लिया। कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी देख लिया है हमने। भारतीय नागरिकता अधिनियम को जो पारित हुआ है वो कब है, 1955।
निम्नानुसार बात करता है। जन्म से 5 आधारों पर भारत में नागरिकता मिलती है। पहला है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के अर्थात 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत में हुआ हो, वह जन्म से ही भारत का नागरिक हो जाएगा। अपवाद इसमें है राजनयिक, जो विदेश से आए हुए लोग होते हैं ना राजनयिक, और विदेशियों के बच्चे, यानी जो जिनके माता पिता भारत के नहीं हैं, उनको एक नागरिकता नहीं मिलेगी। वंश परंपरा के आधार पर भारत के बाहर या अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तो ये हो जाएगा वंश परंपरा। माता वाले पहले ये क्या था, वंश परंपरा वाला केवल पिता पे लागू था। 1992 में माता पे भी लागू हो गया। तो माता पिता में से कोई भी एक रहेगा तो भारत का नागरिक माना जाएगा बच्चा, यदि बच्चे का जन्म विदेश में भी होता है तो। किस आधार पे? वंश परंपरा के आधार पे। तीसरा आधार है देशीकरण के आधार पे। देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है? भारत सरकार देशीकरण का प्रमाण पत्र देता है। यदि भारत को लग जाता है कि ये नागरिक जो विदेश से आया हुआ है ये इसमें देशीकरण हो गया है, तो भारत उसको प्रमाण पत्र दे देता है और उसको नागरिकता मिल जाती है। चौथा क्या है? पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा भी भारत में नागरिकता मिलती है। इसके 4 आधार हैं, 4 तरीके से मिल सकता है इसमें। जो पंजीकरण की प्रक्रिया है इसमें 4 नहीं 5 दिया है। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि के 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हैं, 6 माह पहले से ही भारत में रह रहे हैं, जिस तिथि को उन्होंने अपना अर्जी लगाया हो यानी कि रिक्वेस्ट किया हो। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह करके यहाँ आ गई हों। भारतीय नागरिकों को नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों, उनको भी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। अगला है 5वां, भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग पर भारत क्या कर लेता है? शासन स्थापित कर लेता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति भारत के स्वतः नागरिक हो जाएंगे। ये बात है। भारत में भारतीय नागरिकता अधिनियम संशोधन किया गया 1986 में। इस आधार पर 1955 में निम्न संशोधन कर दिए गए, निम्न बदलाव कर दिए गए। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं? 3 बदलाव किए गए हैं, देख लेते हैं इसको। पहला है, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। यानी माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और बच्चे का जन्म भारत में होगा तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक, पहले क्या था 6 महीने था, अब उसको कह दिया गया कि 5 वर्षों तक निवास करेगा तभी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पहले ये 6 महीने था केवल, यानी 5 वर्ष जो भारत में रहेगा उसी को पंजीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता मिलेगी। देशीकरण वाला क्या था? तभी एक किया जाएगा जबकि संबंधित व्यक्ति 10 वर्षों से भारत में रह चुका हो। पहले वो 5 वर्ष था, अब इसको बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया गया है। तो ये बात है। भारत में नागरिकता का अंत जो किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो यदि कोई नागरिक है उसको नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगी भारत से, तो उसके लिए 3 तरीके हैं कि नागरिकता स्वयं त्याग दे, यानी व्यक्ति नागरिकता स्वयं त्याग दे। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले तो उसको भारत की नागरिकता से हटा दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा। और सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर, कोई ऐसा काम कर दे जिसके आधार पर भारत को लगे कि इससे नागरिकता छीन लेनी चाहिए तो नागरिकता छीन ली जाती है। फिलहाल इतनी ही, इसको छोड़ दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, FR जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो वहाँ से हम अगले क्लास को शुरू करेंगे। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।